CBSE affiliation मतलब क्या? If you want to run a school, you need to have affiliation with a board. वो सर्टिफिकेशन जो है वो CBSE का प्राइमरी है। सर अगर मैं नया स्कूल हूँ और मुझे CBSE से जुड़ना है तो मुझे मिनिमम क्या चीजें करनी होंगी? उनके पास 7 एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। अगर ये नहीं होता है तो बोर्ड से एफिलिएशन आपको प्राप्त नहीं हो सकता है। CBSE सर काफी स्टेप्स ले रहा है सब कुछ डिजिटलाइज करने के। तो 1600 मीटर फॉर सेकेंडरी स्कूल, 2400 मीटर फॉर सीनियर सेकेंडरी। तो 500 स्क्वायर फीट की क्लासरूम साइज होना चाहिए। कोई भी जो नया स्कूल खोलना चाहता है, you should have minimum 13 classroom. एक्टिविटी रूम होना चाहिए, म्यूजिक, डांस रूम एंड ऑल। मतलब हर 30 बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए और एक सेक्शन पर 1.5 टीचर। There has to be a leader and the principal is the leader. क्या इसमें फी का पार्ट भी कहीं आता है कि इतनी फीस होगी तभी एफिलिएशन होगी? अब इंस्पेक्शन के बाद हम उसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं। ऐसी स्थिति में स्कूल को तुरंत ही उसकी एप्लीकेशन को पोस्ट आईसी रिजेक्ट कर दिया जाता है। इंडिया में आजकल इतना कंपटीशन हो गया है कि 0.001% पर भी गेम पूरी बदल जाती है। कोचिंग सेंटर जाना एक तरीके से जरूरी भी हो गया है। क्या कोचिंग सेंटर्स भी फ्यूचर में कभी CBSE अफिलिएट करने वाला है? आपके स्कूल का CBSE में अफिलिएशन हो या ना हो, ये सब इन्हीं के हाथों में है। फेक स्कूल्स को बंद करवाना और नए स्कूल को सिस्टम में लाना। ही इज द डिसाइडिंग अथॉरिटी ऑफ CBSE। मीट JP Chaturvedi sir, Director Affiliation Central Board of Secondary Education which is CBSE। आज के एपिसोड में हम ऐसी बातें करेंगे जो हर पेरेंट, स्टूडेंट, टीचर और स्कूल से रिलेटेड हर इंसान को सुनने चाहिए। कौन से स्कूल्स CBSE में आते हैं और क्यों स्कूल्स CBSE बोर्ड से बाहर हो जाते हैं। प्लीज लिसन टू स्कूल कास्ट विद अव्यक्त एपिसोड 17। और हमने नोटिस किया है कि 95% ऑफ द व्यूअर्स ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ताकि हमारे गेस्ट्स के लेवल हर एपिसोड में इंक्रीज होते रहें और हम और वैल्यू ऐड करते रहें। थैंक यू। वेलकम JP सर, वेलकम टू स्कूल कास्ट विद अव्यक्त। थैंक यू अव्यक्त, इट्स नाइस टू बी हियर, इट्स ऑल माय प्लेजर प्लीज। कैसे हैं सर आप आज? बहुत अच्छा। और छुट्टी का दिन है और ऑब्वियसली कल सर्कुलर निकाल के आया हूँ। एक्सटेंड कर दी है हम लोगों ने डेट फॉर सीकिंग एप्लीकेशन फॉर एफिलिएशन विद द बोर्ड फॉर अनदर 1 month। ओके। सो नाउ द स्कूल कैन अप्लाई अंडर डिफरेंट कैटेगरीज फॉर एफिलिएशन अप टू 31 जुलाई। अमेजिंग सर, हमने बड़े अच्छे नोट पे शुरू किया है क्योंकि आजकल स्कूल ओनर, स्कूल प्रिंसिपल जो भी लोग हैं सब बड़े खुश हैं कि CBSE के इतने सारे सर्कुलर आते हैं रोज रोज, तो लोग बड़े खुश हैं। सर वैसे तो हमने आपको इंट्रोड्यूस कर दिया है एंड इट इज़ आवर ऑनर टू हैव यू हियर, बट सर अब सीधा डीप डाइव करते हैं जो आपका अभी रोल है विच इज़ डायरेक्टर अफिलिएशन। सर सबसे पहले तो आई थिंक ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है कि अफिलिएशन का मतलब क्या होता है सर। CBSE अफिलिएशन मतलब क्या? It's a very good question and everyone must, all our stakeholders must be aware of it। उनको इसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी होना चाहिए। Affiliation, अव्यक्त etymologically, if I describe, it means relationship. So when I say affiliation of a school with the board, so it is a relationship of a school with the board. It is a formal relationship of the school with the board, whereby the school prepares its student for the purpose of conduct of public examination. Okay. That the board examination. So it's a sort of a covenant. It's a sort of entering into relationship with the board. एक संबंध स्थापित होता है, स्कूल एक फॉर्मल संबंध स्थापित होता है स्कूल और बोर्ड के बीच में, जिसमें कि स्कूल जो अपने बच्चे जो तैयार करता है बोर्ड की परीक्षाओं के लिए, उसके लिए वो हमसे सम्मानता प्राप्त करता है। ओके। तो दिस इज द व्हाट यू से द डेफिनेशन ऑफ एफिलिएशन इफ आई हैव टू एक्सप्लेन टू। सो इफ यू वांट an school, if you want to run a school where you have classes 9, 10th, 11th, 12th, you need to have affiliation with a board which will certify the learning outcomes and learning level of your students. Okay. तो मतलब अब CBSE से जुड़ गया है ये स्कूल, तो अब जो भी लर्निंग आउटकम्स और एग्जाम्स होंगे वो उस CBSE के बेस पर उसके जो बच्चे होंगे जब वो 9वीं और 10वीं में अपना करिकुलम पूरा कर लेंगे, तो उनकी साल के अंत में जो परीक्षा होगी वो CBSE लेगी और उनके मूल्यांकन के बाद उनको एक रिजल्ट देती है। Okay. तो वो सर्टिफिकेशन जो है वो CBSE का
Okay. प्राइमरी रोल है। सर अब जैसे आपने बताया ये सीबीएसई और स्कूल का रिलेशनशिप है, जी। तो सर किसी भी स्कूल को ये रिलेशनशिप या अफिलिएशन को शुरू करने के लिए हाँ। क्या चीज़ें चाहिए होती हैं सर, और एंड तक क्या क्या चीज़ें आप देखते हैं? हाँ, देखिए सीबीएसई जो है, अच्छा एक चीज़ बताने के लिए आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि सीबीएसई का मैंडेट एफिलिएशन को देने के लिए वो विद इन द कंट्री एंड आउटसाइड कंट्री दोनों ही है। तो द टेरिटोरियल जूरिसडिक्शन इट हैज़ एज वेल एज एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जूरिसडिक्शन। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे सीबीएसई एफिलेटेड स्कूल जो हैं वो विदेश में भी हैं। बिल्कुल। तो और ये सब जो शक्तियाँ बोर्ड को प्राप्त हैं, ये उसके जो बोर्ड को मैनुअल ऑन रूल्स एंड रेगुलेशंस है या जो गजट नोटिफिकेशन है जिसके द्वारा बोर्ड स्थापित किया गया है, जो आज के स्वरूप में फंक्शन कर रहा है, वो 1 जुलाई 1962 से वो फंक्शन कर रहा है। उसमें ये पावर्स जो हैं, शक्तियाँ जो हैं, वो निहित हैं। ठीक है। तो अब बोर्ड ने स्कूल्स को एफिलिएशन देने के लिए कुछ बायलॉज बनाए हुए हैं। ओके। और जो प्रेजेंट में जो बायलॉज चल रहे हैं वो एफिलिएशन बायलॉज 2018 कहलाते जो हैं। 2018 में नई पॉलिसी बनी। नए बायलॉज आए Okay. हुए थे। Okay. उससे पहले जो बायलॉज थे वो 1988 में 1988 के थे। मतलब 30 साल के बाद अब नए बायलॉज बने। बिल्कुल बिल्कुल। इस बीच में बहुत सारे उसमें मॉडिफिकेशन अमेंडमेंट होते रहते हैं जो हम इनकॉर्पोरेट करते हैं बिल्कुल। उनमें। बट बेसिक डॉक्यूमेंट जो पहले था वो 1988 का था। Okay. और फिर जो दोबारा से हमने नया डॉक्यूमेंट बनाया, एफिलिएशन बायलॉज बनाए, वो 2018 में बनाए। ओके। सब्सिक्वेंटली बोर्ड एक बहुत ही रिस्पॉन्सिव बोर्ड है और स्टेक होल्डर्स के पल्स को बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश करता है और चीज़ों को आसान बनाने की करता है, जिससे कि कॉज ऑफ एजुकेशन जो है वो फर्दर हो। बिल्कुल। तो इसलिए बहुत सारे अमेंडमेंट्स, मॉडिफिकेशंस बोर्ड अपने डिफरेंट सर्कुलर्स और नोटिफिकेशन के द्वारा करता रहता है और अपने एफिलिएशन बायलॉज में उन्हें इनकॉर्पोरेट करता है। तो जो आपका सवाल है कि सर अगर मैं नया स्कूल हूँ और मुझे सीबीएसई से जुड़ना है तो मुझे मिनिमम क्या चीज़ें करनी होंगी? जी जी, देखिए अगर आप एफिलिएशन बायलॉज के चैप्टर 2 को देखेंगे तो उसमें नॉर्म्स फॉर एफिलिएशन लिखा हुआ है। ओके। अब डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ स्कूल हमारे पास आते हैं। ओके। डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एफिलिएशन होते हैं, जैसे एक रेगुलर एफिलिएशन होता है और रेगुलर एफिलिएशन उनको हम कहते हैं जो कि गवर्नमेंट स्कूल्स का होता है। ओके। और एक होता है जो हम प्राइवेट इंडिपेंडेंट स्कूल्स के लिए देते हैं, तो वो भी हमसे एफिलिएट हो सकते हैं। ओके। उनके लिए उस एफिलिएशन बायलॉज में जो नॉर्म्स हैं, सबसे पहली चीज़ होती है कि उनके पास 7 एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। ओके। फॉर बिफोर दो शुड बी इन देयर हैंड बिफोर दे शुड अप्लाई। मतलब बेसिक्स हैं जो अप्लाई करने से बेसिक है जो उनके पास मूलभूत चीज़ें जिसको आप कह सकते हैं बिल्कुल कि वो होनी चाहिए इससे पहले कि वो हमसे एफिलिएशन बोर्ड से एफिलिएशन प्राप्त करें, बिल्कुल, या उसके लिए वो एप्लीकेशन अपनी लें। तो उन 7 चीज़ों में अगर मैं लिस्ट करूं तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किस तरह से कोई चीज़ ओरिजिनेट करती है, कैसे कोई चीज़ इस्टेब्लिश होती है। हाँ जी। तो कोई चीज़ इस्टेब्लिश होने के लिए सबसे पहले कोई संस्था होना चाहिए जो ये तय करे कि हमें स्कूल चलाना है। बिल्कुल। तो वो संस्था बोर्ड में एक प्राइवेट इंडिपेंडेंट स्कूल के लिए है कि 3 संस्थाएं जो हैं वो स्कूल चला सकती हैं। ठीक है। एक ट्रस्ट, ओके, एक सोसाइटी और एक सेक्शन 25 की नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट। ओके। तो ये 3 लीगल एंटिटीज हैं जो कि कोई स्कूल को खोल सकती हैं विद इन इंडिया, अगर सीबीएसई से एफिलिएट होना, अगर उसको एफिलिएट होना चाहिए। तो ये अगर उसके पास, ये कंपनी फिर डिसाइड करती है। अब इस कंपनी के पास जमीन होनी चाहिए, ये ट्रस्ट है सोसाइटी के पास जहां पर वो स्कूल खोलेगी। बिल्कुल। फिर उसके ऊपर एक वो बिल्डिंग भवन निर्माण करेगी, स्कूल भवन निर्माण करेगी। बिल्कुल। अब आपके पास ये सब चीज़ें होने के बाद आपको राज्य सरकार से, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन है, उससे स्कूल चलाने का रिकॉग्निशन, मान्यता प्राप्त होनी चाहिए आपके पास। ओके, राइट। और वो तो अब तो वो आरटीई एक्ट में भी कंपलसरी है कि बिना मान्यता के आप कोई स्कूल नहीं चला सकते हैं, और वो राज्य का अधिकार होता है। तो जहाँ पर भी जिस जगह वो स्कूल सिचुएटेड है, जिस राज्य में या यूनियन टेरिटरी में, तो वहाँ की सरकार जो है उससे उसे रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए। ठीक है सर। तो देयर आफ्टर रिकॉग्निशन दे शुड हैव एन एनओसी। ओके। हाँ, एनओसी जो है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट को कहते हैं, क्योंकि एज यू नो, आपको पता है हर राज्य के अपने बोर्ड हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। कुछ यूनियन टेरिटरीज जो हैं वो किसी राज्य में उनके स्कूल एफिलेटेड थे। बिल्कुल। तो
अब अगर उस स्कूल को बोर्ड से एफिलिएशन लेना होता है तो उसे राज्य से ये परमिशन लेना होता है कि वो उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अगर वो सीबीएसई से एफिलिएट कर लें अपने आप ओके। को। तो एक ये एनओसी का कंपलसरी डॉक्यूमेंट होगा। तो आपका ट्रस्ट हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, ज़मीन हो गई, लैंड सर्टिफिकेट के रूप में हम उसको देखते हैं, बिल्डिंग हो गई, आपकी बिल्डिंग हो गई, वो अभी आपको बताऊंगा, उसको और एलोबरेट करूंगा आपको। और एनओसी का डॉक्यूमेंट हो गया, रिकॉग्निशन का। अब 3 सेफ्टी सर्टिफिकेट, बिकॉज इट इज़ वेरी एसेंशियल दैट वी इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द स्टूडेंट इन द स्कूल। सो दे आर 3 एसेंशियल सेफ्टी सर्टिफिकेट, इन पर दे आर मैंडेटरी इन नेचर। अगर ये नहीं होता है तो बोर्ड से एफिलिएशन आपको प्राप्त नहीं हो सकता है। ओके। तो पहला सेफ्टी सर्टिफिकेट है बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट। ओके। सो दिट शुड बी इशूड ईदर बाय एन गवर्नमेंट इंजीनियर और एन इम्पैनल्ड इंजीनियर। ओके। तो अगर सरकार ने इंजीनियर्स इम्पैनल कर रखे हैं या किसी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने स्ट्रक्चरल इंजीनियर, तो दे कैन आल्सो इशू दो बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट। ओके। Second is when you have a building, then you need a fire safety certificate. बिल्कुल। As you know, any establishment where इतने सारे बच्चे जा रहे हैं, तो we must ensure their full safety. तो फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट जो होता है वो चीफ फायर ऑफिसर या डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर, अलग अलग नोमेनक्लेचर, अलग अलग जगह होता है वो, तो उनको वो इशू करते हैं। ओके। इसके बाद तीसरा होता है कि बच्चा अगर वहाँ आएगा तो देयर शुड बी हाइजीन, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, तो वो सैनिटेशन एंड वाटर सेफ्टी, ड्रिंकिंग वाटर सेफ्टी सर्टिफिकेट, जो कि पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट देता है। तो ये 7 एसेंशियल डॉक्यूमेंट होने ही चाहिए, बिल्कुल, जिनके बेसिस पर आप बोर्ड में एफिलिएशन ले सकते हैं। अब जब आपके पास रिकॉग्निशन कब होगा? जब आपका स्कूल चल रहा होता है। बिल्कुल। तो बोर्ड में 3 स्टेजेस हैं जिस पर आप बोर्ड को अप्रोच कर सकते हैं। जब आपका स्कूल 5वीं तक चल रहा है तो आप चाहते हैं तो मिडिल क्लास सिलेबस के लिए हमसे अप्रूवल ले सकते हैं। ओके। इसके बाद अगर आपका स्कूल 8वीं तक चल रहा है तो आप हमसे 10th तक भी ले सकते हैं और डायरेक्टली 12th तक भी ले सकते हैं, बेस्ड ऑन द डिफरेंशियल इन द इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज रिक्वायर्ड। Okay. So lot many things more would be required at senior secondary level than it would be required at secondary level. मतलब सीबीएसई के बायलॉज में कुछ मिनिमम एरिया या सब कुछ दिया हुआ है। ओके। हर लेवल के लिए। I'll let you know. तो मैंने आपको पहली चीज क्या बताई थी? सोसाइटी, ट्रस्ट या कंपनी, 7 एसेंशियल। और सेकंड मैंने कहा था लैंड लेवल्स, लैंड, जमीन। हाँ जी। अब वो जमीन जो है वो कितनी होना चाहिए स्कूल का, इसकी भी संरचना या इसके बारे में पूरा ब्यौरा जो है चैप्टर 3 में, चैप्टर 3 ऑफ एफिलिएशन बायलॉज में दिया हुआ सर, क्या ये एफिलिएशन बायलॉज पब्लिक के लिए भी अवेलेबल है? यस। ये सभी चीजें, बोर्ड बहुत ही ट्रांसपेरेंट है। ओके। और बोर्ड अपनी सभी जानकारी, सूचना जो है वो पब्लिक डोमेन में रखती है। ठीक है। जिससे कि स्टेक होल्डर्स, पेरेंट्स, स्टूडेंट, टीचर्स, एवरीबडी who is in the area of school education, it is easily accessible for them. Okay. And not only affiliation bylaws, सभी जो हमने मैनुअल, एक सरस मैनुअल लॉन्च होता है, सरस हमारे पोर्टल का नाम है, इसको स्कूल एफिलिएशन री इंजीनियर्ड ऑटोमेटेड सिस्टम। सरस एफिलिएशन री इंजीनियर्ड ऑटोमेटेड सिस्टम। तो इट इज़ एन एंड टू एंड ऑनलाइन सिस्टम। तो आप जब एप्लीकेशन बनाते हैं और जब ग्रांट लेटर जब तक जनरेट होता है, इट्स अ कंप्लीटली ऑनलाइन प्रोसेस विद रियल टाइम इंफॉर्मेशन टू द कंसर्न्ड स्कूल और द स्टेक होल्डर। एफिलिएशन मतलब सब ऑनलाइन है, किसी को कहीं नहीं जाना है। कहीं नहीं जाना, एंटायर प्रोसेस इज ऑनलाइन। सो द सरस मैनुअल इज देयर अपलोडेड, ऑल सर्कुलर्स आर अपलोडेड, ऑल फॉर्मेट्स आर अवेलेबल, कि आपका बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट किस फॉर्मेट में होना चाहिए, आपका लैंड सर्टिफिकेट किस फॉर्मेट में होना चाहिए, ये सभी सूचनाएं और सभी फॉर्मेट जो हैं वो सब कुछ ही अवेलेबल है। ओके। आपके माध्यम से मैं ये भी सभी को बताना चाहूँगा कि बोर्ड की जो एफिलिएशन पोर्टल है, इट इज़ सो इंटेलिजिबल, इट इज़ सो इजी नेविगेबल। अच्छा। वो अपने आप आपको प्रॉप करेगा, गाइड करेगा हाउ टू मेक एन एप्लीकेशन। ओके। सो इट इज़ वेरी इंटेलिजिबल पोर्टल. So nobody needs to take any assistance from anybody. Only thing is they need to go through the affiliation bylaws and the SARAS manual and the circulars and prepare themselves before making an application.
तो सर ये सरस पोर्टल जो है ये ऑनलाइन एक पोर्टल है जहाँ पर मैं जा सकता हूँ? CBSE की वेबसाइट पर है। ओके। तो आप www.cbsc.nic.in पे जाएं, ओके। फिर सरस पोर्टल SARAS ओके। स्कूल एफिलिएशन री इंजीनियर्ड ऑटोमेटेड सिस्टम, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ सरस। सर ये कब स्टार्ट हुआ ये सरस पोर्टल? ये अभी हम सरस 60 पर हैं, तो ये सरस 2020 में हमने 19-20 से प्रोसेस चल रहा है। इट्स अ बोर्ड is a pace setting board, Avyakt, and it has been bringing lot of reforms, and this process of making the complete online, it has moved a journey. So initially the first phase was online, subsequently the middle phase, the second phase also got. Now the entire process, making of application, processing of affiliation application, then conduct of inspection, uploading of report, and processing of the report and grant, everything is now completely online and integrated with SMS, integrated with emails. Wow. So to keep the school and the stakeholder continuously informed that where that application is currently, so they can track their application at what stage it is. वाह। सो CBSE सर काफ़ी स्टेप्स ले रहा है सब कुछ Right. डिजिटलाइज करने के लिए। अब आपको मैं लैंड के बारे में बताना बहुत जरूरी है, बिकॉज जी। इट इज अ वेरी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन। बोर्ड में बेसिकली बोर्ड कहता है कि स्कूल मस्ट हैव 8000 स्क्वायर मीटर्स ऑफ लैंड। ओके। तो ये बेसिक नॉर्म है। ये कौन से लेवल के लिए है सर? ये किसी भी लेवल पर आपको स्कूल खोल सकते हैं और कहीं पर भी दिल्ली इंडिया में खोल सकते हैं। ओके। अगर आपके पास 8000 स्क्वायर मीटर्स ऑफ, तो दिस इज अ बेसिक नॉर्म। ओके। तो मैंने जैसा ही आपको कहा कि बोर्ड एक बहुत ही रिस्पॉन्सिव और बहुत ही सेंसिटिव बोर्ड है। वो जो चुनौतियां होती हैं आपकी व्यवस्था की, सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की, उसको बहुत ही ध्यान में रखता है और उसका फीडबैक उसको लेता रहता है कंटिन्यूसली और अपनी पॉलिसीज को उसी के अकॉर्डिंगली अट्यून करता है। तो बोर्ड then has laid down certain relaxations and exemptions. ओके। तो अगर आपके पास 2 एकड़ जमीन होती है तो पूरे देश में आप कहीं पर भी स्कूल खोल सकते हैं विद 48 सेक्शंस। ओके। इसके बाद बोर्ड ने कहा कि अगर आपके पास 8000 स्क्वायर मीटर ऑफ लैंड नहीं भी है, लेकिन आपके पास 6000 स्क्वायर मीटर ऑफ लैंड है, दैट इज 1.5 एकड़, तब भी आप पूरे देश में स्कूल खोल सकते हैं, बट द नंबर ऑफ सेक्शन गेट्स रिस्ट्रिक्टेड। सर नंबर ऑफ सेक्शन 48 मतलब कि पूरे स्कूल में 48 सेक्शन? 48 फ्रॉम क्लास 1 to 12। ओके। और बाल वाटिकास 12 बाल वाटिकास के हम सेक्शन दे रहे हैं आज के टाइम पर NEP 2020 के हिसाब से, अगर आपके पास 2 एकड़ जमीन है। ठीक है। तो उसी तरह से अगर 1.5 एकड़ होती है तो हम 38 सेक्शंस देते हैं और 9 बाल वाटिकास अलग से अलाउ करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड बाल वाटिकास, जिसको प्राइमरी प्री प्राइमरी एजुकेशन का जो हिस्सा है उसको कोई UKG LKG और नर्सरी कहता है। बिल्कुल सर, पहले आई थिंक 2 क्लास होती थी, अब बाल वाटिका में हम 3 क्लास करते हैं। बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2 एंड बाल वाटिका 3। बिल्कुल। तो ये एडिशनल होते हैं अदर देन व्हाट वी। ओके। सो एंड देन अब ये जमीन आप ऑल इंडिया खोल सकते हैं। अब ऐसी परिस्थितियां हैं जैसे दिल्ली जैसे शहर है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, या सिक्किम जैसे नॉर्थ है, अरुणाचल प्रदेश है, जहाँ पर ज़मीन एक साथ एक मिलना बहुत कठिन होता है आज के टाइम में। तो बोर्ड ने, और वहाँ पर पॉपुलेशन प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है, तो बोर्ड ने अपनी पॉलिसीज़ को अकॉर्डिंगली मॉडिफाई किया हुआ है। कि वो अगर आपको मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में स्कूल खोलना है तो आप सेकेंडरी स्कूल जस्ट विद 1600 स्क्वायर मीटर्स ऑफ लैंड में खोल सकते हैं। और सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो है आप 2400 स्क्वायर मीटर ऑफ लैंड में खोल सकते हैं। सर सेकेंडरी स्कूल मतलब कहाँ तक? 10th तक। 10th तक। ओके। और सीनियर सेकेंडरी जो होता है 12th तक। तो 1600 मीटर फॉर सेकेंडरी स्कूल एंड 2400 मीटर फॉर सीनियर सेकेंडरी। तो आप 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज में विद इन देयर म्युनिसिपल लिमिट्स आप खोल सकते हैं। इसके बाद वो उसी तरह से सिक्किम में आप खोल सकते हैं, अरुणाचल में खोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर इतना एरिया मिल जाना थोड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल। इसके बाद बोर्ड ने और भी रिलैक्सेशंस दिए हुए हैं, जैसे कि अब 4-5 नए बड़े शहर आ गए हैं जिनकी उनकी भी पॉपुलेशन लगभग उतनी ही पहुंच रही है जितनी 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की। तो फॉर बेंगलोर, फॉर हैदराबाद, फॉर पुणे एंड फॉर अहमदाबाद एंड ग्रेटर मुंबई हमने जो लैंड नॉर्म रखा हुआ है वो 2000, 3000 और 4000। ओके।
तो 2000 जो हो उसमें वो सेकेंडरी स्कूल खोल सकते हैं, हाँ जी 3000 में वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोल सकते हैं, और 4000 में सीनियर सेकेंडरी। 3000 और 4000 लिखते हैं इसलिए कि उसमें सेक्शन रिस्ट्रिक्शन जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। 3000 में कम सेक्शन होंगे, वो 4000 में बढ़ जाएंगे। ज़्यादा बढ़ हाँ जाएंगे। जी फिर एक कैटेगरी है जहाँ पर 4000 स्क्वायर मीटर ऑफ लैंड, ऑल स्टेट कैपिटल्स एंड आपके जो भी सिटीज़ जिनकी पॉपुलेशन मोर देन 10 लाख है, वेयर लैंड इज एन स्कार्सिटी, हाँ जी वहाँ पर भी अगर आपके पास 1 एकड़ ज़मीन होती है तो आपको स्कूल खोलने की अनुमति बोर्ड अपना एफिलिएशन दे सकता है। ओके राइट। इसके बाद चैप्टर 4 है एफिलिएशन बायलॉज का। वो नॉर्म्स बताता है कि किस तरह का फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। ओके जैसे कि क्लासरूम साइज कितना है, तो 500 स्क्वायर फीट की क्लासरूम साइज होना चाहिए। लैब्स हैं तो वो 600 स्क्वायर फीट की होना चाहिए। लाइब्रेरी है तो वो 1200 स्क्वायर फीट की होना चाहिए। टू द पॉसिबल एक 200 मीटर का एक रनिंग ट्रैक बच्चों के लिए होना Okay. चाहिए। तो इस तरह के व्यवस्था, और बोर्ड ने चीज़ों को आसान करने के लिए, स्टैंडर्डाइज करने के लिए हर चीज़ की, अब लैब में क्या सामान होना चाहिए जिससे कि स्कूल को कोई परेशानी ना हो उसे जाते, उसके लिए भी हमने SOPs और गाइडलाइंस जारी की है। ओके तो कोई भी जो नया स्कूल खोलना चाहता है वो बोर्ड की सरस पोर्टल पर जाए और वो सब चीज़ों को पढ़े, देखे, उन SOPs को देखे, उन गाइडलाइंस को देखे, और उसके अनुरूप ही अपने स्कूल को बनाए और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करे। सर ये इन्फॉर्मेशन बहुत वैल्यूएबल है, क्योंकि एज अ लेमैन मुझे ये सब नहीं पता था कुछ भी। जी जी। सर इसके बाद जो हमारी नई चीज़ें आजकल आ रही हैं, जैसे ATL लैब्स हैं या फिर कोई और तरीके की लैंग्वेज लैब्स हैं, या जी, जी। ऐसा भी कुछ मस्ट हैव CBSE ने रखा है होने के लिए तभी अफिलिएशन मिलेगा? नहीं, देखिए CBSE मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा मैंने कहा वो ले डाउन करता है। तो मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया, सेकेंडरी लेवल का पहले मैं बता देता हूँ। हाँ जी इट इज़ कंपोजिट साइंस लैब, बिसाइड्स यू शुड हैव मिनिमम 13 क्लासरूम्स, ओके है ना, क्योंकि आपकी 10वीं तक तो एक एक क्लासरूम होनी ही चाहिए बिल्कुल, आपके पास। बिल्कुल। और 3 बाल बाटिकाओं के लिए तो 13 तो क्लासरूम आपके पास होना ही चाहिए। बिल्कुल। फिर इसके बाद एक आपके पास कंपोजिट साइंस लैब होना चाहिए, एक मैथ्स लैब होना चाहिए आपके Okay. पास, एक कंप्यूटर लैब होना चाहिए। ये मस्ट हैव ये मस्ट है। उस कंप्यूटर लैब में मिनिमम 40 कंप्यूटर्स होना चाहिए। ओके ऑल दीज आर रिटन इन चैप्टर 4 कि क्या होना चाहिए, राइट। तो ये एक कंप्यूटर लैब होना चाहिए, एक्टिविटी रूम होना चाहिए, म्यूजिक, डांस रूम एंड ऑल, और आपको एक बड़ा हॉल हो सकता है आपके पास अगर मल्टीपल एक्टिविटी रूम है, दैट इज़ ओके, और यू हैव अ बिग हॉल इन विच ऑल एक्टिविटीज़ कैन टेक प्लेस। तो ये रिक्वायरमेंट जो होती है ये आपकी एक सेकेंडरी लेवल स्कूल, मिडिल क्लास सिलेबस और सेकेंडरी लेवल के एफिलिएशन की सेम रिक्वायरमेंट है। तो मतलब सर 3 लेवल्स हैं, मिडिल लेवल, सेकेंडरी लेवल, सीनियर सेकेंडरी लेवल। मिडिल लेवल के बारे में फर्दर मैं एलोबरेट कर देता हूँ। वो एक जस्ट बोर्ड प्रिपरेटरी स्टेप देता है ओके कि आप आ जाइए हमारे साथ, एक रिलेशन एस्टेब्लिश, यू आर एडमिटेड टू द प्रिविलेजेस ऑफ द बोर्ड, ओके और आप NCERT टेक्स्ट बुक और हमारा जो करिकुलम और सिलेबस है उसको आप ट्रांजेक्ट करने लीजिए, और इसके बाद अब आप अपने आप को अपग्रेड कर लीजिए सेकेंडरी लेवल। ओके तो जो मिडिल क्लास सिलेबस का एफिलिएशन दिया जाता है वो एक बार का होता है, वन टाइम होता है, 5 ईयर्स के लिए ही होता है। अगर आप अपने आप को अपग्रेड कर लेते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज दैट रिलेशन एंड्स आफ्टर 5 ईयर। ओके Because the purpose of the board is to conduct examination for the students of its affiliated school. बिल्कुल So अगर स्कूल को 8वीं तक ही रहना है तो the very purpose of the board gets defeated then. बिल्कुल है ना? बिल्कुल ठीक तो है। तो इसलिए हम उसे 5 साल का मौका देते हैं। 5 years is enough time. The school will be able to build up, will get its student, Yeah. and in 5 it can start sponsoring its students Okay. for the board examination. तो जो सीनियर सेकेंडरी के लिए रिक्वायरमेंट होती है, हाँ तो जी। एडिशनली विथ सेकेंडरी लेवल आपको, अगर आप साइंस सब्जेक्ट्स लेते हैं हाँ जी तो आपके पास तीनों साइंसेस की लैब्स होना चाहिए। ओके सेकेंडरी लेवल सीनियर सेकेंडरी लेवल। और सीनियर सेकेंडरी स्कूल ये ना समझे कि उसका क्योंकि तीनों लैब हैं तो उसे कंपोजिट साइंस लैब नहीं चाहिए। नो, इट नीड्स टू हैव कंपोजिट साइंस लैब एज वेल, एंड एज वेल एज सेपरेट 3 labs for physics, chemistry and biology if it has opted for those subjects. ओके राइट। बहुत सारे स्कूल ये गलती करते हैं कि वो सोचते हैं कि उन्होंने सीनियर सेकेंडरी के लिए अप्लाई किया है और वो उनके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की लैब है, तो वो
कंपोजिट साइंस लैब बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन Okay. ऐसा नहीं है। उनको कंपोजिट साइंस लैब बेसिकली जो बच्चा अप टू सेकेंडरी लेवल होता है वो उसके लिए होती है। Okay. और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जो बायोलॉजी की जो लैब है वो सीनियर सेकेंडरी जो क्लास 11th और 12th के बच्चे होते हैं और वो जो सब्जेक्ट ऑप्ट करते हैं उनके लिए होती है। सर ये इतनी डेप्थ में चीज़ें ये कमाल है, क्योंकि एज अ पब्लिक पर्सन के मतलब जो नॉर्मली पब्लिक में लोग बात करते हैं, जी, जी। तो हमें ऐसा लगता है कि सीबीएसई अफिलिएशन मतलब सीबीएसई स्कूल तो कोई भी स्कूल बन जाता है, बट जी, जी। इतनी चीज़ें डेप्थ में चाहिए। जी। थैंक यू सर और- पूरा प्रोसेस समझाने और के लिए। मैं और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट हाँ है, अभी मैंने सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी आपसे। दो चीज़ें, स्कूल में टीचर सबसे इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल। तो बोर्ड ने उसके बारे में भी नियम दिए हुए हैं कि आपके पास जितने भी सेक्शंस हैं उसके 1:1.5 के रेशियो में आपके पास टीचर्स होना चाहिए। ओके। तो अगर आप पूरे स्कूल में फॉर एग्जांपल आप 20 सेक्शन चला रहे हैं, ओके। तो उस स्कूल में कम से कम 30 टीचर मिनिमम होने चाहिए, ओके। राइट। और जो सेक्शन टीचर और स्टूडेंट रेशियो होता है वो 1:30 का होना चाहिए। ओके। तो ये सॉफ्ट जो रिक्वायरमेंट होती है, सॉफ्ट पावर ऑफ द स्कूल है, वो है मतलब हर 30 बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए। और एक सेक्शन पर 1.5 टीचर। ओके। तो ये और जो टीचर्स की सैलरी है वो स्टेट गवर्नमेंट नॉर्म्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर्म्स के अनुसार होना चाहिए। ये सब मैंडेट है, उनकी सर्विस रूल्स बने होना चाहिए, उनको प्रॉपरली जो स्टेट एजुकेशन एक्ट मैंडेट करता है उसके हिसाब से उनके सर्विस कंडीशंस होना चाहिए, राइट। क्योंकि स्कूल में शिक्षक का बहुत ही इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट रोल बिल्कुल, है। बिल्कुल। टीचिंग लर्निंग में टीचर जो है वो बहुत ही हैलोड एंड रिस्पेक्टेड पोजीशन है। तो बोर्ड उनको बहुत एम्पावर करता है और स्कूल प्रिंसिपल को बहुत एम्पावर करता है। आप यू विल बी एस्टोनिश्ड कि अगर आप एफिलिएशन बायलॉज देखेंगे तो प्रिंसिपल को 26 शक्तियाँ निहित दी हुई हैं, जिसके लिए प्रिंसिपल को आधिकारिक रूप से जिम्मेदारी दी गई है। ओके। तो प्रिंसिपल जो है वो पेडागोजिकल लीडर होता है, स्कूल का लीडर होता है। तो बोर्ड उसको बहुत अच्छी तरह से उसने एफिलिएशन बायलॉज बोर्ड का प्रिंसिपल को एम्पावर करता है। ओके। तो बोर्ड एम्पावरमेंट पर बहुत फोकस कर हाँ रहा है। हाँ, बोर्ड एक्चुअली देयर हैज टू बी अ लीडर एंड द प्रिंसिपल इज द लीडर। ही हैज टू लीड द pedagogy as well as the school administration. So he should be strong enough, he should have those authorities commensurate with the responsibilities which are assigned to him Makes sense. in the board. सर अब जैसे आपने सारा प्रोसेस बताया, क्या इसमें फी का पार्ट भी कहीं आता है कि इतनी फीस होगी तभी अफिलिएशन होगी, मैक्स फीस इतनी होनी चाहिए? इस फी के दो पहलू हैं। एक एफिलिएशन फ़ी होती है कि कोई भी एफिलिएशन लेने के लिए आपको फ़ी देनी पड़ती है, हाँ जी। वो एक अलग फ़ी है। और अगर आप स्कूल जो फ़ी चार्ज कर रहा है बिल्कुल। उसकी बात कर रहे हैं तो वो अलग मैटर है। मैं दोनों को समझाता हूँ, आपको बिल्कुल। बताता हूँ आपके दर्शकों को। जो एफिलिएशन की फ़ीस है मिडिल क्लास सिलेबस के लिए सिर्फ 50,000 रुपये होती है, ओके। और सेकेंडरी के लिए जो है वो 1.5 लाख होती है, और सीनियर सेकेंडरी के लिए 2.5 लाख होती है। ये सभी फीस का जो प्रोविज़न है ऑलरेडी लेड डाउन है एफिलिएशन बायलॉज में, और सरस मैनुअल में इसके बारे में बताया गया है। और जब आप एफिलिएशन के लिए अप्लाई करता है कोई भी स्कूल, तो पहले वो KYC होती है, नो योर कस्टमर। बिल्कुल। तो वो लॉगिन ID करेगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन देगा, और इसके बाद उसे 10,000 रुपीज़ का वो पेमेंट करता है, ऑनलाइन पेमेंट होता है। इसके बाद वो पार्ट A कंप्लीट करेगा। और सर जो ये अमाउंट है ये वन टाइम है या ये एवरी ईयर है? ये वन टाइम होता है इनिशियल, ओके। और इसके बाद 5 साल के बाद हर 5 साल के लिए एक्सटेंशन ऑफ एफिलिएशन होता है। ओके। और उसकी फीस 5 साल की 50,000 है आज के दिन। ओके। तो 10,000 रुपीज़ पर ईयर, दैट इज वेरी नॉमिनल। यस। सर अब बात करते हैं स्कूल फीस स्कूल की। फीस। हाँ जी। बोर्ड का चैप्टर 7 जो है वो बहुत अच्छी तरह से इस चीज़ को डील करता है एफिलिएशन बायलॉज। इट सेज कि स्कूल फीस शुड बी एज पर द स्टेट नॉर्म्स, स्टेट गवर्नमेंट नॉर्म्स। ओके। तो जो भी राज्य है हाँ जी। वो तय करती है कि क्या फीस स्कूल चार्ज कर सकता है और किन हेड्स में चार्ज कर सकता है। ओके। तो बोर्ड एक एफिलेटिंग बॉडी है। बोर्ड का पर्पस जो है वो कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन है, और
लर्निंग आउटकम्स पर फोकस है, जो फीस, मैटर्स ऑफ फीस, मैटर ऑफ सर्विस कंडीशंस ऑफ टीचर्स आर द कंसर्न्स ऑफ द कंसर्न स्टेट government. Okay. So they are the authorities who decides the what are the heads under which fees can be taken, or if they have put in limits of Got it. fees. सर ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन आपने आज दूर करी है, क्योंकि लोगों को लगता है कि सीबीएसई ही फीस डिसाइड करते हैं कितनी सीलिंग होनी चाहिए। Thank you that you had given this opportunity to clarify नहीं। this. सर अब प्रोसेस आपने पूरा इतना ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया जी। सर, क्या कोई स्कूल रिजेक्ट भी होते हैं? यस, रिजेक्ट होते हैं जब वो बेसिक नॉर्म्स जो है, आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स तो हैं लेकिन आपके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। बहुत सारे स्कूल्स जो हैं उनके पास रिकग्निशन होती है, एक तो आपका मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन पर रिजेक्शन हो सकता है, बिल्कुल। लेकिन वो रिजेक्शन पार्ट ए स्टेज पे ही हो जाता है। ओके। जब स्कूल 10,000 रुपए की फीस देता है तो उसके स्टेज पर पार्ट ए कहलाता है वो। ओके। जब वो पार्ट ए कंप्लीट होता है तो हमारे ऑफिस में उसको प्रोसेस किया जाता है। तो ये जो 7 चीजें मैंने बताई आपको, बिल्कुल। उनका विश्लेषण किया जाता है और उनको देखकर ये तय किया जाता है कि ये स्कूल जो है उन मिनिमम कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, तो फिर उसकी पार्ट ए को अप्रूव कर दिया जाता है और स्कूल फिर पार्ट बी को कंप्लीट करता है। ओके। पार्ट बी को जब हमारे पोर्टल पे वो कंप्लीट करेगा एप्लीकेशन को, इसके बाद जो है जैसे ही पार्ट बी वो खुद करेगा और कंप्लीट का बटन दबाएगा, सबमिट हो जाती है, तुरंत उसी वक्त उसकी इंस्पेक्शन कमेटी, उसको एक लिंक आ जाएगा जहां पर वो रिमेनिंग ऑफ द बैलेंस फीस जो है वो डिपॉजिट करेगा ऑनलाइन। और वंस दैट फीस इज डिपॉजिटेड एंड द पेमेंट इज कंप्लीटली, इमीडिएटली द आईसी सिस्टम generates the IC. Okay. So there the complete process is faceless, it is automated, so nobody knows, nobody in the CBSE assigns any inspection committee member. Okay. So it has been made completely transparent, completely machine based, automated, so in order to avoid any kind of conflict of interest there. तो इसमें हमने फर्दर इस बार एक नया रिफॉर्म किया है कि अब जो इंस्पेक्शन कमेटी मेंबर्स लगते हैं, एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, और ये सभी स्कूल प्रिंसिपल्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं भी इसको एलोबरेटली डिस्क्राइब करना चाह रहा हूँ। जो नए स्कूल आ रहे हैं और जो हमारे अभी के प्रिंसिपल्स हैं जिनकी ड्यूटियाँ लगती हैं इंस्पेक्शन में, उनको भी जानना एक नए सिस्टम के बारे में ज़रूरी है। वी हैव डेवलप्ड एन स्ट्रिंग बेस्ड फेसलेस इंस्पेक्शन कमेटी मेंबर्स नॉमिनेशन। ओके। उसमें होता क्या है कि जैसे ही आपको मैंने बताया कि स्कूल का पेमेंट अपडेट हुआ, इमीडिएटली आईसी कमेटी मेंबर्स विल बी नॉमिनेटेड बाय द सिस्टम। एट दैट पॉइंट ओनली सिस्टम नोज हु आर द 2 persons which it has nominated, जो इंस्पेक्ट करने जाएंगे ना अभी स्कूल को पता है, और दोनों मेंबर्स को SMS जाएगी और मेल चली जाएगी, उस पर वो एक्सेप्टेंस देंगे कि yes they are willing to do the inspection, and they are only informed that they have been assigned, you have been assigned inspection. Got it. Are you willing to go for inspection? So they give their acceptance. Okay. So they also don't know which is the school where they have been assigned. Got it. Right. So neither the school is knowing nor the board is knowing. मतलब किसी को कुछ नहीं पता है, सब फेसलेस है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस। हाँ, एकदम ट्रांसपेरेंट एंड फेसलेस प्रोसेस। तो सर आपने बताया कि बहुत सारे स्कूल्स रिजेक्ट भी होते हैं अगर उनकी वो पार्ट ए या पार्ट बी जिस भी स्टेप पर होते हैं वो चीजें पूरी नहीं होती है। अब ये अव्यक्त बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आईसी की, ये सभी को जानना। आईसी मतलब सर इंस्पेक्शन कमेटी कैसे कंस्टिट्यूट होती है, सभी को जानना बहुत जरूरी है। तो ये स्ट्रिंग चले गए, इस प्रिंसिपल के पास 48 आवर्स टाइम होता है कि वो यस करे, या नो कर देगा तो तुरंत रिप्लेस हो जाएगा, और अगर वो 48 आवर्स तक यस नहीं करता है तब भी सिस्टम ऑटोमेटिकली रिप्लेस उसे कर देगा। ओके। और उसके जगह दूसरे को तुरंत वही मैसेज चला जाएगा। सर आपका मतलब है कि जो इंस्पेक्शन करने जाते हैं वो प्रिंसिपल्स होते हैं दूसरे स्कूल के, जो नए स्कूल को इंस्पेक्ट करने जाते हैं। बोर्ड का एक डाटाबेस होता है जिसमें हमने टॉप 25% स्कूल्स को आइडेंटिफाई करते हैं क्राइटेरिया के बेसिस पर, विच प्रिंसिपली रिजल्ट एंड ऑल दैट, जिसके बेसिस पे हम ये तय करते हैं कि ये लोग जो है इंस्पेक्शन कमेटी मेंबर्स का पूल होंगे। गॉट इट। राइट। और उसमें भी है कि वो 250 किलोमीटर के रेंज में ही हम लोग उनको भेजते हैं, ज़्यादा दिक्कत ना हो किसी को और स्कूल को भी परेशानियां ना हो।
तो अब ये स्ट्रिंग मेथड में जब ये एक्सेप्ट कर लेता है, तो इस जैसे ही दोनों मेंबरों ने एक्सेप्ट कर लिया, तो स्कूल के पास मैसेज आता है कि आप तुरंत 5 डेट्स फाइनलाइज करिए जिसमें आप रेडी हैं इंस्पेक्शन करने के लिए। तो वो अपनी 5 डेट सूटेबली सेलेक्ट कर लेता है। बिल्कुल। वो 5 डेट में से पांचों डेट फर्स्ट मेंबर के पास जाएंगी। ये इंस्पेक्शन 2 मेंबर इंस्पेक्शन होता है, 2 मेंबर कमेटी होती है। तो वो फर्स्ट मेंबर जो है उन 5 डेटों में से 3 डेट को सेलेक्ट कर लेगा। वो जो 3 डेट उसने सेलेक्ट करी होंगी वो सेकंड मेंबर को चली जाएंगी, एंड आउट ऑफ दोस 3 डेट्स द सेकंड मेंबर विल सेलेक्ट द 1 डेट। So as he will select the 1 date, instantaneously once he submit the date which he has selected, instantaneously the mails will go, the system will tell you that this is the school you have to inspect. The school will come to know that these are the members who will come to inspect the member. So nobody has to call anybody, no school has to go to anybody, no principal has to ask to school whether they are ready for inspection. So this is the new reform which has been put up by the current leadership of CBSE in place to make the process completely transparent. ग्रेट इनिशिएटिव सर, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सीबीएसई का। सर अब आप कुछ ऐसी एक गलती बता सकते हैं जो किसी स्कूल ने करी और आपने सीधा रिजेक्ट कर दिया? हाँ, अब मैं आपको एक तो मैंने आपको 7 डॉक्यूमेंट के बारे में बता दिया। बिल्कुल। ये पार्ट ए स्टेज पे ही रिजेक्शन हो जाएगा। अब आपने स्कूल का इंस्पेक्शन होता है, अब इंस्पेक्शन के बाद हम उसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं। बिल्कुल। उसके बच्चे वहाँ पे टीचिंग लर्निंग देखते हैं, और अगर वो चीज़ें नॉर्म्स हमारी कंप्लीट नहीं है और इंस्पेक्शन कमेटी गई और वहाँ पर वो डॉक्यूमेंट उसे नहीं पाए जो उसने वहाँ पर शो किए हैं, ऐसी स्थिति में स्कूल को तुरंत ही उसकी एप्लीकेशन को पोस्ट आईसी रिजेक्ट कर दिया जाता है। अगर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड के नॉर्म्स के हिसाब से नहीं है। लेकिन बोर्ड जो है इन द इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड to give show fairness in its process, also give an opportunity for seeking review of the decision of the board. Right? So once an application is rejected post IC, the school can seek a review of the decision of its of the board. Then the board conducts a review inspection also. तो बोर्ड ने इंस्पेक्शन के वक्त में अगर आपको कमियां बताई हैं कि ये सब कमियां आपके पास हैं और इनके कारण हम आप नहीं दे सकते हैं, और रिव्यू के वक्त आप उन कमियों को दूरी कर देते हैं, तो फिर हम ऐसी एप्लीकेशंस को उस स्टेज पर भी कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन फायर सेफ्टी, बिल्डिंग सेफ्टी, लैंड नॉर्म्स, एनओसी रिकग्निशन, अगर इन सब चीज़ों पे और CWSN फैसिलिटीज़, लाइब्रेरी एंड और टीचर सैलरी, ये ऐसे चीज़ें हैं, अगर ये सही नहीं पाई जाती हैं तो बोर्ड अमूमन एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि बोर्ड चाहता है कि एवरीथिंग हैज़ अ डायरेक्ट रिलेशन ऑन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट that those minimum standards are not diluted so that the child has a wholesome experience in the school. बिल्कुल है ना. एक लर्निंग के लिए बोर्ड जो है सब तरह से उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं, इंटायर एक्टिविटीज़, दे आर सो मेड आउट दैट द चाइल्ड गेट्स अ वेरी होलिस्टिक, क्वालिटी वाइज एंड अ होलसम एजुकेशन एनवायरनमेंट इन द स्कूल. सारी चीज़ें कवर हो जाए. जिस ऐसा कभी होता है कि अगर कोई स्कूल ने रूल ब्रेक किया तो बस अगले दिन से ही उनका एफिलिएशन कैंसिल हो गया? नहीं, कोई भी प्रक्रिया जो होती है वो अगले दिन से नहीं होती है. कोई कंप्लेंट है या कुछ भी होता है तो हम उसे शो कॉज नोटिस इशू करते हैं. बोर्ड में चैप्टर 12 एंड चैप्टर 13 ऑफ द एफिलिएशन बायलॉज है, वो पेनाल्टीज एंड प्रोसीजर्स ले डाउन करते हैं जिनके तहत किसी भी स्कूल को डिसएफिलिएट किया जा सकता है. तो उन नियमों का पालन करना बोर्ड के लिए मान्य होता है. हम किसी भी स्कूल को डिसएफिलिएट उन्हीं कंडीशंस, उन्हीं नियमों के अनुसार और उन उल्लंघनों जो कि चैप्टर 12 में दिए हैं और जो प्रोसीजर चैप्टर 13 में दिए हो उसको फॉलो करते ही हम किसी स्कूल को डिसएफिलिएट कर सकते हैं. सर, पर एक बार अफिलिएशन हो गया तो क्या इंस्पेक्शन रेगुलरली हर साल होता है उसके बाद या रैंडमली होता है? नहीं, देखिए स्कूल का एक बार एफिलिएशन होने के बाद एक्सटेंशन ऑफ एफिलिएशन होता है, तब इंस्पेक्शन. लेकिन बोर्ड ने इन द इंटरेस्ट ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड द इंटरेस्ट ऑफ नॉट
overburdening the schools with too much of compliances and regulations all the time. हमने बोर्ड की जो पॉलिसी है, हम 97% स्कूल्स जो है उनको मशीन बेस्ड ऑटोमेटेड एक्सटेंशन ग्रांट करते हैं. ओके. ओनली 3% ऑफ द केसेस में जो है वो ऑन इंस्पेक्शन इज अगेन अगेन है अगले लेवल पे मूव होने के लिए. अगले लेवल पे मूव होने के लिए तो जरूर होता है. उसको हम अपग्रेडेशन कहते हैं, उसे एक्सटेंशन नहीं कहते हैं. बिल्कुल. अपग्रेडेशन होता है जैसे मिडिल क्लास से आप सेकेंडरी लेवल पे जाएंगे, और सेकेंडरी लेवल से आप सीनियर सेकेंडरी लेवल पे. उसमें हर वक्त आपका वो होगा, इंस्पेक्शन के द्वारा ही वो प्रोसेस होगी. क्योंकि उसमें वेरिफिकेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वॉल्व होता है. एक्सटेंशन में होता है कि आप एग्जिस्टिंग स्कूल है, पहले हमने देख चुके हैं हम आपके बारे में, और आपके जो रिजल्ट है और वो हमें दिख रहा है कि वो ठीक है, और सिस्टम में जो इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से सिस्टम जो है वो अपने आप 97% आपका केस 97% में आएगा कि 3% में आएगा, वो डिसाइड करेगा. अगर सिस्टम ने आपके केस को 3% में डाल दिया, एंड दैट डिपेंड्स ऑन बेसिकली द इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल रिजल्ट, स्कूल एकेडमिक्स ओनली. आपके टीचर ट्रेनिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो उन सब चीज़ों पर निर्भर करता है. ऐसे स्कूलों का इंस्पेक्शन दोबारा होता है. सर, क्या सीबीएसई से जुड़ने के लिए लीडरशिप भी मैटर करती है स्कूल की, या उसका कोई भी पॉइंट नहीं है इसमें? नहीं, लीडरशिप से मेरा कहना है कि स्कूल, अगर आपका मतलब स्कूल प्रिंसिपल से है तो ऑब्वियसली स्कूल प्रिंसिपल होना ही चाहिए, वो अवश्य है. बिना स्कूल प्रिंसिपल के लीडरशिप के तो स्कूल चल ही नहीं सकता है. तो एक अच्छा प्रिंसिपल किसी भी स्कूल में, वेदर इट इज सीबीएसई और स्टेट बोर्ड और एनआईसी, इज एन एसेंशियल, one of the most important requirement that you need to have a school leader who can run the school well. सर, अब जैसे आपने बताया कि एक बार आपका इंस्पेक्शन हो गया तो या तो अब अगले उसमें होगा एक्सटेंशन में, या हो सकता नहीं भी हो तब भी. जी. तो सर, अगर कोई फ्रॉड करता है, कोई गलत बिल्डिंग्स के साथ नहीं करता है बीच में, तो तब कोई हमारी टेक्नोलॉजी है डिटेक्ट करने के लिए, या कैसे डिटेक्ट होता है? देखिए, हमारे पास क्या होता है, बहुत सारी कंप्लेंट्स भी आती हैं, राइट, और फीडबैक्स आते हैं, और चीज़ें हैं. कभी कभी हमें डॉक्यूमेंट्स जो हमारे ऑफिसर्स एग्जामिन करते हैं उससे हमें पता चलता है कि चीज़ें ठीक हैं, या जो वीडियो स्कूल अपलोड करता है उससे हम मार्क आउट कर लेते हैं हमारे ऑफिसर्स की दिस देयर इज़ एन एरिया ऑफ कंसर्न. तो उसको फिर हम लोग एड्रेस करते हैं, उससे क्वेरी करते हैं, और उसको ज़रूरत पड़ने पर उसको दोबारा से इंस्पेक्ट कराते हैं बेसिकली. ओके. तो सर, अब एनईपी की भी बहुत बात हो रही है आजकल. एनईपी सब लोग बोलते हैं जी. क्या एनईपी के भी अलाइनमेंट में अफिलिएशन का रोल है? यस. हम देखिए, अभी आपने देखा होगा कि बोर्ड ने कुछ रिफॉर्म किए. हाँ जी. जैसे कि ब्रांच स्कूल का रिफॉर्म लेटेस्ट रिफॉर्म है, या हमने एडिशनल बाल वाटिकास दी थी. वो क्यों दी थी? वो इसीलिए दी थी कि एनईपी में जब स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है और स्कूलों को कहा जा रहा है कि उनको बाल वाटिका सेट करना है, तो वो बाल वाटिका कैसे सेट करेंगे अगर हमने जितने इनको परमिटेड सेक्शन दिए हैं उससे हम बियॉन्ड ना दें. बिल्कुल. तो वो सब चीज़ें जो है हमने इसीलिए उनको दोबारा से एनईपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, नए स्ट्रक्चर को अपनाने के लिए हमने उन्हें एडिशनल बाल वाटिकास दी. अभी हम नया रिफॉर्म ब्रांच स्कूल का लाए, वो भी एक तरीका था कि हम स्कूल को ऑफलोड कर सके, कि जिससे कि वो ग्रो भी कर सके और वो और इनटेक ले सके उसके नंबर ऑफ सेक्शंस, क्योंकि एक पर्टिकुलर लैंड से डिसाइडेड थे और वो नहीं बढ़ा सकता था. तो अगर वो ब्रांच स्कूल खोलते तो वो अपनी बाल वाटिकास और अप टू प्राइमरी जो है वो एक नई जगह पर बना सकता है. और उसके लिए हमने बहुत ही मिनिमम 1200 स्क्वायर मीटर ऑफ लैंड इज़ द मिनिमम रिक्वायरमेंट एनीवेयर टू सेट अप अ ब्रांच स्कूल. तो ये सब जो हमारे रिफॉर्म्स हैं वो अल्टीमेटली, और ये प्रोसेस दैट इट शुड बी अ ट्रांसपेरेंट प्रोसेस, completely online process, as NEP talks of very what you say a tight but a light regulations. तो हम बहुत ही कोशिश ये है हम लोग द करंट लीडरशिप ऑफ द CBSE कि स्कूल को मिनिमम बर्डन किया जाए इन टर्म्स ऑफ गवर्नेंस, एंड उसको
ज़्यादा उसको टाइम और ज़्यादा उसे रिसोर्सेज को यूटिलाइजेशन उसका टू प्रोवाइड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन टू द चिल्ड्रन पर उसको फोकस करने का उसे मौका दिया जाए। मतलब सर अमेंडमेंट्स रेगुलर बेसिस में होती हैं, होते रहते हैं। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, बट रेगुलर जब भी चेंजेस आते हैं जी, तो जी। अमेंडमेंट्स अब होती हैं। जी, जैसे एक अमेंडमेंट की मैं चर्चा आपको करना चाहता हूँ। अभी हमने एनओसी के लिए थोड़ा स्कूलों के लिए, क्योंकि एनओसी में हमने देखा कि स्कूलों को डिफ़िकल्ट होता है, टाइम लगता है, उसमें हमारा भी टाइम, बोर्ड की भी रिसोर्सेस लगते हैं, बिल्कुल। हमें वेट करना पड़ता है स्कूल को एनओसी मिलने के लिए, या उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है तो विच एड्स कॉस्ट टू द स्कूल्स। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए और हमने एक नया रिफॉर्म ये बोर्ड ने इंट्रोड्यूस किया कि अगर स्कूल के पास एनओसी नहीं है तब भी वो बोर्ड से एफिलिएशन के लिए अप्लाई कर सकता है। ओके। और बोर्ड ऐसे केसेस में डायरेक्टली कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट को लिखता है ओके। कि सच एंड सच स्कूल हैज़ अप्लाइड फॉर एफिलिएशन बोर्ड विदाउट एनओसी। If they have any comments to offer on the matter, they can make it. And वो कमेंट भी हम ऑनलाइन लेते हैं उनसे। एक लिंक जाता है कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के पास, उस लिंक पर वो अपना कमेंट्स डाल सकते हैं और उसके लिए हमने 30 डेज़ रखा हुआ है कि 30 डेज़ के अंदर आप कमेंट दे दीजिए। इन केस 30 डेज़ के अंदर नहीं आता है तो हम एक 15 डेज़ का रिमाइंडर भी भेजते हैं। और 15 डेज़ में भी नहीं आता है तो हम आफ्टर 15 डेज़ फिर हम उसको डीम्ड एनओसी मान लेते हैं कि वो द स्टेट हैज़ गिवन अ डीम्ड एनओसी बिकॉज दे हैव नथिंग टू से ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द स्कूल फॉर एफिलिएशन विद द बोर्ड। तो ये लेटेस्ट रिफॉर्म है। इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डूइंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड टू फैसिलिटेट स्कूल्स टू सीक एफिलिएशन विद द बोर्ड। मतलब सीबीएसई की तरफ से ईज डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। हाँ, we have to be responsive बिल्कुल to the changing times accordingly, बिल्कुल right? सर, अब जैसे हमने बात करी कि कई स्कूल्स रिजेक्ट भी हो जाते हैं, आपने जी, बताया जी। स्कूल जो फॉलो नहीं करते रिजेक्ट। एक बहुत बड़ा कंसर्न जो आजकल चल रहा है सर, वो है डमी स्कूल्स। जी जी सर पहले तो डमी स्कूल्स क्या होते हैं? जी 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 देखिए, हमारे बोर्ड की एफिलिएशन बायलॉस के भाषा में हम डमी वर्ड यूज़ नहीं करते हैं, हम उसे नॉन अटेंडिंग स्कूल्स कहते हैं। मतलब सर मैं चैप्टर 14 ऑफ द एफिलिएशन बायलॉस में ये बहुत ही क्लियर कट लिखा गया है कि वो कोई भी स्कूल उन्हीं बच्चों को स्पॉन्सर करेगा जिन्हें वो पढ़ा रहा हो रेगुलर बेसिस पर। और एग्जामिनेशन बायलॉस कहता है कि आप उन्हीं बच्चों को बोर्ड के लिए बिठाएंगे जिनकी मिनिमम 75% अटेंडेंस हो। तो आपको स्कूल को ये कहा जाता है कि भाई स्कूलिंग इज ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। सो इफ अ चाइल्ड डज नॉट गो टू स्कूल ही मिसेस ऑन लॉट ऑफ लर्निंग, डेफिनेटली, राइट? So can you say a school if a child is not attending the school? So that is not a school then, yeah. right? So the board and the affiliation bylaws prohibits schools for allowing non-attending students. So the law does not say a child must have 75% of attendance to sit in the board examinations. सर पर जैसे आपने डमी स्कूल के बारे में बताया, इन डमी स्कूल्स को सर अफिलिएशन कैसे मिलती है? देखिए, जब बोर्ड तो एक गोज फॉर इंस्पेक्शन, बिल्कुल, राइट? So on the day of the inspection, the two principals are going, the teaching takes place and the learning is taking place, and at that time these schools are only up to class 8th only. So everything is in place. yes, Right? Yes. It is over a period of time when a school may start allowing students not to attend classes, and let me tell you, you all have done schooling. We all have gone to schools. बिल्कुल, There is nothing a greater place than a school for learning. Definitely. And for the personality development and for the holistic development and for leading a very wholesome life throughout.
डेफिनेटली सर, बट अब जब हम लोगों से पब्लिक में बात करते हैं, जी, जो जी। बहुत लोग डमी स्कूल में अपना नाम लिखवा लेते हैं लेकिन वो कोचिंग सेंटर ज्वाइन करते जी, हैं। जी, जी, जी। उनका एम होता है हमें जेई क्रैक करना है, नीट क्रैक करना है, जी, तो जी, जी। इसलिए करते हैं। जी, जी, तो जी। उसके लिए क्या बोलना चाहेंगे सर आप? देखिए मैं कहना चाहूँगा कि स्कूल में रहते हुए भी वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सकते हैं और ज़्यादा बेटर वे में कर सकते हैं, ज़्यादा स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट में कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा वो रिजल्ट नॉट ओनली बोर्ड में लाएंगे बल्कि वो अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी लाएंगे अगर वो रेगुलर स्कूलिंग करेंगे। बिकॉज रेगुलर स्कूलिंग करने का एडवांटेज क्या होता है कि आपकी पीयर लर्निंग भी होती है। बिल्कुल। आपके साथ के जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो किस चीज़ से पढ़ रहे हैं, कौन सी टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं, फिर आपके पास टीचर्स होते हैं वो कैन हेल्प यू इन योर टास्क। कोचिंग में शायद आपको इतनी हेल्प नहीं मिल सकती जितनी कि आपको अपने टीचर के द्वारा प्राप्त हो सकती है। बिल्कुल। तो पेरेंट्स और बच्चे दोनों अगर स्कूलिंग में करेंगे और वो अपनी तैयारी करेंगे और एनसीईआरटी की बुक्स और उनके एग्जाम्पलर बुक्स वगैरह जो हैं उनका वो अध्ययन करेंगे, तो मुझे पूर्ण भरोसा है इस बात का कि बच्चे दोनों स्तर पर बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। वो नीट भी क्वालिफाई कर सकते हैं और वो आपका बोर्ड में भी अच्छा रिजल्ट आ सकते हैं और वो इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी क्वालिफाई कर सकते हैं। और हमने अपने टाइम में ऐसा ही देखा कि मेरे बैचमेट या मेरे टाइम में जो स्कूल में थे वो कहीं किसी कोचिंग में नहीं गए, वो स्कूल में रह के ही उन्होंने आईआईटी क्वालिफाई किया, आईआईटी के लिए क्वालिफाई किया, उन्होंने एम्स के लिए क्वालिफाई किया। तो मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि अगर बच्चा जो है वो स्कूल रेगुलर जाता है और वो प्रॉपरली फोकस्ड पढ़ाई करता है तो वो दोनों ही कार्य कर सकता है, अपने स्कूल को भी एंजॉय कर सकता है और वो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को भी तैयारी कर सकता है। और जो इंटेलेक्ट डेवलप स्कूल में होता है, जो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट स्कूलिंग से होती है, वो किसी कोचिंग से नहीं आ सकती। कोचिंग जो है वो एक असिस्टिव टूल तो हो सकता है आपका, लेकिन आपके लेवल ऑफ इंटेलेक्ट जो आपका होता है और जो आपकी नॉलेज इंटीग्रेशन होती है और जो आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, आपकी कम्युनिकेशन डेवलप होती है, आपकी स्ट्रेस हैंडल की कैपेसिटी डेवलप होती है और जो आप प्ले ग्राउंड में अपने साथियों के साथ खेलते हैं, जूझते हैं, उससे जो आपका कैरेक्टर डेवलप होता है वो कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में नहीं हो सकता। सर आपकी बात से बिल्कुल मैं साथ में रहता हूँ, लेकिन सर आपको नहीं लगता कि एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए हमें बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है जो कि हमें स्कूल में नहीं मिलती है? और एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए इंडिया में आजकल इतना कंपटीशन हो गया है कि 0.001% पर भी गेम पूरी बदल जाती है। तो कोचिंग सेंटर जाना एक तरीके से ज़रूरी भी हो गया है, क्योंकि हर बच्चा उस लेवल पर नहीं होता है कि वो स्कूल में ही जो पढ़ रहा है वो कर पाए, क्योंकि हमारी लर्निंग भी अलग अलग टाइप्स की हैं। अव्यक्त आपने कंपटीशन की चर्चा करी। देखिए हर समय में कंपटीशन अपने टाइम का ही होता है। आज से 10 साल पहले जो सीटें आईआईटी में थीं उससे आज ज़्यादा है। बिल्कुल। तो कंपटीशन जो है वो उसी प्रोपोर्शन में लगभग रहता है जिस प्रोपोर्शन में किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर रहा होगा वो, और रादर जो सुविधाएं होती हैं वो ज़्यादा बढ़ती हैं। तो मेरा तो बच्चों से से यही कहना होगा कि अगर आप स्वयं से अच्छी टेक्स्ट बुक से पढ़ेंगे और सही मटेरियल का आप यूज़ करेंगे और जो कि उपलब्ध है आपको, अच्छी टेक्स्ट बुक आप यूज़ कर सकते हैं जो कि मार्केट्स में अवेलेबल है, मटेरियल अवेलेबल है, और आप स्कूल को भी करेंगे, आप घर में रह के वो तैयारी करेंगे, तो आपको स्ट्रेस फ्री तैयारी आप करने में सफल होते हैं। और क्योंकि मैंने अपने क्लासरूम में रहते हुए अपने साथियों को आईआईटी करते हुए देखा है, इसलिए मुझे ये बात मैं तैयार नहीं हूँ इस बात को मानने के लिए कि कोचिंग के द्वारा ही सक्सेस को पाया जा सकता है। सर अब एक तो हो गए डमी स्कूल जी, और अब बहुत बच्चे हैं जो कि स्कूलिंग ही छोड़ देते हैं और कोचिंग में तैयारी में लग जाते हैं। जी, जी। तो क्या कोचिंग सेंटर्स भी फ्यूचर में कभी सीबीएसई अफिलिएट करने वाला है? नहीं, बोर्ड जो है एक बोर्ड है फॉर्मल एजुकेशन का, तो बोर्ड का मैंडेट ही एक स्कूलिंग है।
तो इस तरह की किसी भी पॉसिबिलिटी को कभी कोई संभावना हो ही नहीं सकती है, क्योंकि बोर्ड का जो मैंडेट है, उसका विधान है, जो उसका लीगल अथॉरिटी है या जो उसका लीगल स्ट्रक्चर है, उसमें इस तरह की कोई संभावना नहीं कि किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन को किसी तरह का कोई एफिलिएशन या उससे कोई संबंध बोर्ड बना सकता है। ओके, तो कोचिंग सेंटर कभी भी सीबीएसई के साथ ये अफिलिएट नहीं हो सकते हैं। बोर्ड डिफरेंट चीज़ों पर कार्यरत है। बोर्ड के अंदर एग्जामिनेशन यूनिट है, आप जानते हैं, जिसको कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन हेड करते हैं। एकेडमिक यूनिट है जिसको डायरेक्टर एकेडमिक हेड करती हैं प्रेजेंटली। ट्रेनिंग यूनिट है, और बोर्ड के सभी अंग एक साथ मिलकर इन सब चुनौतियों को फेस करते हैं और पॉलिसीज़ को फ्रेम करते हैं। तो जिस तरह की अभी एनईपी की गाइडलाइंस है, उसके हिसाब से एकेडमिक यूनिट जो है शॉर्टली नए चीज़ों को इंट्रोड्यूस करेगा, और हम लोग बोर्ड इंश्योर करेगा कि, और हमारा ट्रेनिंग यूनिट है वो टीचर्स की ट्रेनिंग पर फोकस कर रहा है। तो हम कोशिश बोर्ड की यही रहेगी कि बोर्ड स्कूल के टीचर्स को और स्कूल को हम इतना सक्षम बना दें कि किसी भी बच्चे को किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में जाने की ज़रूरत ही ना महसूस हो। हम उसको इस तरह का हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स का और फैकल्टेटिव थिंकिंग की कैपेसिटी डेवलप करने की क्षमता, एंड टू प्रोवाइड हिम हायर एकेडमिक चैलेंजेस एंड टू सेटिस्फाई हिज हायर एकेडमिक चैलेंजेस विद इन द क्लासरूम, कि हम जो बोर्ड है उसके लिए वो हम कंटिन्यूसली प्रयासरत रहते हैं, और आशा है कि हम जल्दी ही वो चीज़ें बोर्ड कर पाएगा। और मेरा मानना है कि किसी भी बच्चे को नॉन अटेंडिंग बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वो अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करे, थोड़ा अपने जो चीज़ों से पढ़ना है उसको, अपने जो उसके टीचर्स हैं उन्हें अपने कॉन्फिडेंस और उनके पर ट्रस्ट करे, उनकी हेल्प एंड असिस्टेंस ले, एंड आई थिंक ही विल बी एबल टू प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। सर, अब जैसे बच्चों की सेटिस्फैक्शन की हम बात कर रहे हैं, आजकल दुनिया में हर जगह फीडबैक कल्चर है, जोमेटो हो या कोई भी कंपनी हो, तो क्या हम बच्चों का भी फीडबैक ले रहे हैं अफिलिएशन के लिए या लेने वाले हैं आगे? देखिए एक चीज़ में अव्यक्त, लेट मी टेल यू अव्यक्त, एफिलिएशन प्रोसेस जो होता है वो फर्स्ट स्टेप होता है। बिल्कुल, उसमें बच्चे इन्वॉल्व नहीं होते हैं। बिल्कुल, हमारे लिए प्राइमरी मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि हमें एफिलिएशन लेना है। बच्चों का हम फीडबैक लेते हैं इन टर्म्स ऑफ कि एग्जामिनेशन पे लेते हैं, हम एकेडमिक एक्टिविटीज़ पे लेते हैं, और जो चीज़ें एकेडमिक्स में रिफॉर्म्स अगर कोई आना होता है तो उसके पायलट कंडक्ट किए जाते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं, सैम्पल क्वेश्चन पेपर बनाए जाते हैं, ये सब बच्चों के लिए बनाए जाते हैं। लेकिन जो एफिलिएशन प्रोसेस है, एक्चुअली इट इज़ द फर्स्ट पॉइंट। स्कूल का बोर्ड के साथ जो रिलेशन इस्टेब्लिश होता है वो थ्रू एफिलिएशन होता है। तो उसमें जो रोल होता है बेसिकली वो मैनेजमेंट का होता है, एंड स्कूल लीडरशिप, दैट इज़ द प्रिंसिपल एंड ऑल। तो उनके हम फीडबैक कंटिन्यूसली लेते रहते हैं। सर, अब जैसे हमने फीस की बात करी थी कि सीबीएसई का स्कूल की फीस से कोई लेना देना नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट जी, तो ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है जी। तो सर, ऐसी कोई और मिसकंसेप्शन आप बता सकते हैं जो फैली हुई है पब्लिक में लेकिन ऐसा होता नहीं है? अब एक ये है कि सीबीएसई की एफिलिएशन प्रोसेस इसे टफ है, बिल्कुल टफ नहीं है, बहुत ही आसान है। मेरा मानना है कि किसी भी को किसी की असिस्टेंस तक भी इट इज़ एज ईजी एज हैंडलिंग, इफ़ यू हैव अ बेसिक नॉलेज ऑफ रनिंग ऑपरेटिंग अ कंप्यूटर और इवन ऑपरेटिंग अ सेल फोन, जो आज आप करते हैं, उसमें मल्टीपल जो ऐप्स हैं उनका यूज़ करते हैं। अगर आप वो सब कर सकते हैं तो आप एफिलिएशन की एप्लीकेशन को बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। दूसरा, एफिलिएशन प्रोसेस इतनी ट्रांसपेरेंट है, आपको कहीं किसी के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं, किसी की असिस्टेंस हेल्प की ज़रूरत नहीं। एनीबडी विद who is running a school, who is having a gamut of a team of principals and teachers and everything available, he doesn't have any need to go to any place. He just need to go through our norms, rules and regulations, and the SARAS manual and affiliation bylaws, and apply for affiliation. तो सीबीएसई की जो एफिलिएशन प्रक्रिया है बहुत ही सरल है, आसान है, और
इसको कहते हैं वो सेल्फ अपने आप को बताती है कि अब आपको क्या करना है, बिल्कुल राइट। तो वो इंटेलिजिबल भी है कि आपको ही बता रही है, वो प्रॉड करेगी कि अब आप ये नेक्स्ट स्टेप ये करें। तो इसलिए सभी मैं आपके स्टेक होल्डर्स को आपके माध्यम से, आपके दर्शकों के माध्यम से बताना चाहूँगा कि दे शुड कम एंड डायरेक्टली अप्लाई फॉर एफिलिएशन विद द बोर्ड। एंड द process is very easy, it's very quick, and it's very transparent, and board has a dedicated unit which responds to the queries of its anybody who is applying for affiliation. तो अगर कोई किसी को कोई प्रॉब्लम भी आ रही है तो they can write us back and they will immediately get a reply. Their problems will be resolved. सर जैसे आपने बताया प्रोसेस इज़ वेरी इजी, तो ये लोगों की बड़ी मिसकंसेप्शन है। सर आजकल कंपटीशन जब होता है हर चीज़ में तो हम कुछ ना कुछ सीख लेते हैं, अगर हम उसको सही तरीके से देखते हैं तो हम सीखते हैं और आगे और बढ़ते हैं। तो क्या सीबीएसई बोर्ड भी अफिलिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू में आईबी या दूसरे बोर्ड से कुछ सीख रहे हैं, या सीबीएसई सबसे ऊपर है उन सब में से? देखिए, सीबीएसई इज़ अ नेशनल बोर्ड। यस। तो हम जो ऑपरेट करते हैं विद इन द लीगल फ्रेमवर्क ऑफ द कंट्री ऑपरेट करते हैं, बिल्कुल राइट। तो हमारे जो भी लॉ ऑफ द लैंड है उससे सीबीएसई बाध्य है। तो हमारी जो प्रोसेसेस जो एफिलिएशन की हैं दे आर कंडीशनड एंड अलाइन टू द लॉ ऑफ द लैंड। तो हमारे लिए रिकग्निशन होना जैसे स्कूल का, इट इज़ मैंडेटरी, इट इज़ असेंशियल बिकॉज द लॉ रिक्वायर्स दैट। तो हमारी प्रोसेसेस जो हैं हम सीखते हैं, ऑब्वियसली हम हर चीज़ को सीखते हैं, लेकिन दे आर आर प्रोसेसेस आर कंडीशन विद आर लीगल स्ट्रक्चर विद द लॉ ऑफ द लैंड ऑफ द कंट्री। गॉट। सर अब हमारा रैपिड फायर राउंड है, आपने इतनी सारी हमें अच्छी बातें बताई। सर अब आपसे सवाल करेंगे, आपको फटाफट आंसर करना है। सर एक लाइन जो आप हर स्कूल ओनर को कहना चाहेंगे। Run a quality school with a heart. Run a quality school with a heart. With a heart. हाँ, to teach the children. Okay. Right. सर क्या आपको लगता है ऐसा नहीं होता है अभी, या कम हो रहा है? नहीं, हो ऐसा ही करते हैं, लेकिन हमें कंटिन्यूअसली इसको हमारा भूलना नहीं चाहिए। और हमारा शिक्षा एक पुनीत क्षेत्र है, तो इस पर हम हमेशा इस पर रहें। सर अब सीबीएसई को ज्वाइन करने के बाद कोई ऐसा मोमेंट ऑफ ट्रूथ जो आपको शॉक कर गया हो? मुझे मोमेंट ऑफ ट्रुथ ऐसा कुछ नहीं मिला, और बहुत ही मुझे अनुरूप मिला कि मुझे ये जान के बहुत अच्छा लगा कि सीबीएसई एक चाइल्ड सेंट्रिक बोर्ड है। जब मैं खुद एक छात्र था और मैं सीबीएसई से ही, मैंने 10th और 12th बोर्ड दोनों मैंने सीबीएसई से की, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया अपने इंट्रोडक्शन में। और तब मैंने जाना कि सीबीएसई से ज़्यादा चाइल्ड सेंट्रिक बोर्ड तो कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि सीबीएसई की हर पॉलिसी जो है वो इट इज़ सेंटर्ड अराउंड द वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड, अराउंड हाउ टू रेज द लर्निंग लेवल ऑफ अ चाइल्ड, हाउ टू प्रोवाइड हिम होलसम स्कूल एक्सपीरियंस टू अ चाइल्ड। So this has been a truth bomb for me, जो कि जब मैंने 10वीं और 12वीं दिया था कि मैं fearful था, अब मैं देखता हूँ कि कितना बच्चों के प्रति बोर्ड कितना संवेदनशील है, और उनकी हर रिक्वायरमेंट को उनकी पहले से एंटीसिपेट करता है और कोशिश करता है कि बच्चे को हमेशा अच्छे से अच्छे तरह से स्कूल में उसे रखा जाए और उसे अच्छी तरह से परीक्षा दिलाने में मदद की जाए। बिल्कुल। सर सीबीएसई के साथ जुड़ना स्कूल के लिए आने वाले टाइम में इजी होने वाला है या मुश्किल? कंटिन्यूअसली सीबीएसई इज इवॉल्विंग टू अ वेरी लाइट रेगुलेशंस। तो दिन पर दिन हम जो है बदलाव, रिफॉर्म, अमेंडमेंट, मॉडिफिकेशन इसी चीज़ के लिए ला रहे हैं कि स्कूलों का हमसे जुड़ना आसान हो, उन्हें कठिनाई का सामना ना करना पड़े। हम पहले से ही इस तरह के चेक एंड बैलेंस अपने सिस्टम में रखें कि स्कूल को किसी तरह की असुविधा ना हो हमारे साथ, और ये कंटिन्यूअसली इवॉल्विंग प्रोसेस है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि बोर्ड के एफिलिएशन यूनिट हो या बोर्ड के अन्य यूनिट हों, वो सभी कोई ना कोई सर्कुलर के द्वारा या नोटिफिकेशन के द्वारा नई पॉलिसीज़ जो कि चीज़ों को आसान बनाती हैं उनको लाती रहती हैं।
और अगेन हमारा जो जिसकी चर्चा मैंने ट्रुथ बॉम्ब के रूप में की, अगेन द फोकस इज द चाइल्ड इज द सेंटर ऑफ एवरी एक्टिविटी ऑफ द बोर्ड एंड द फोकस इज टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू अ चाइल्ड, अ होलसम पॉजिटिव लर्निंग एक्सपीरियंस टू अ चाइल्ड व्हाइल ही इज इन स्कूल। अमेजिंग सर, जैसे आपने बताया कि आप जब 11th-12th में थे और आपको चीज़ें नहीं पता थी, अब जैसे आप CBSE में आए और आपको ट्रूथ बॉम्ब मिले, ऐसे ही सर मैं और मुझे लगता है सुनने वाले जो भी लोग CBSE के हैं, सबको बहुत क्रिटिसिज्म से लोग देखते हैं दूर से बहुत कि ये क्यों नहीं होता है, वो क्यों नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे मैंने देखा है, हम जानते हैं, तो अब कमियां हर किसी में होती है, बट पता ये चलता है कि CBSE एक इवॉल्विंग बोर्ड है और जितने भी CBSE के लोग हैं, मैं जिनसे भी मेरे को मौका मिला है, आपसे, संयम सर से, हिमांशु सर से, तो ये पता चलता है कि हर कोई चाहता है कि ये सिस्टम बेटर होता जाए। अब क्योंकि इतने सारे स्कूल हैं CBSE में तो टाइम लगता है, लेकिन हर किसी का माइंडसेट बेटरमेंट की तरफ जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। CBSE का जैसा कि मैंने कहा कि एक इट्स अ पेस सेटिंग बोर्ड, और दूसरा अगर आप उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे, जो 1962 का रिजोल्यूशन है वो भी यही कहता है CBSE को कि टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन द कंट्री। तो बोर्ड का ये मैंडेट ही है कि हमें कंटिन्यूसली अपने आप को इवॉल्व करना है, रिफॉर्म करना है, अमेंड करना है, जिससे कि हम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन ऑफ द कंट्री को सर्व कर सकें, उसके क्वालिटी को रेज कर सकें, उसके स्टैंडर्ड को बढ़ा सकें, और एक बच्चों के लिए एक सेफ इन्वायरमेंट क्रिएट कर सके स्कूल के अंदर, और एक जहां पर उसकी बहुत अच्छा मानसिक, शारीरिक और सोच का उसका विकास हो सके उसका। बिल्कुल। तो यही बोर्ड का फोकस है, और बोर्ड के विभिन्न जितने भी अंग हैं, जितने भी यूनिट्स हैं, उन सब का कलेक्टिवली एफर्ट यही होता है कि हम नया करें, इनोवेटिव करें, और हम नई चीज़ों को लाएं, जिससे कि जो बच्चे का एक्सपीरियंस है वो बढ़ सके। अब जब हम टीचर को अगर ट्रेन करते हैं तो अल्टीमेटली वो ट्रांसलेट इन बेटर टीचिंग विच बेनिफिट्स द चाइल्ड। बिल्कुल राइट। अगर हम स्टूडेंट इनरिचमेंट एक्टिविटीज़ जो बोर्ड करती है, वो उससे बच्चे का पर्सनैलिटी डेवलप होती है। तो कहने का है कि जो परिप्रेक्ष्य है, टू कट इट शॉर्ट, बोर्ड डे इन एंड डे आउट only focuses on bringing reforms, listening to the pulse, listening to its stakeholders, and evolving and developing policies which are child-centric in nature and which are friendly to the schools. सर ये सब जान के बहुत ही अच्छा लगा मुझे, और मैं आपकी ये सारी इन्फॉर्मेशन आई थिंक अगले 10 घंटे तक भी सुन सकता हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब जानना। पर सर थैंक यू, आपने इतना टाइम दिया। बाकी चीज़ें हम अगले एपिसोड के लिए रखेंगे सर, अगर आप फिर से मौका देंगे। श्योर। सर कुछ फाइनल वर्ड्स आप कहना चाहते हैं जो बच्चे अफिलिएशन के बारे में सोच रहे हैं, या जो बच्चे सोच रहे हैं कि हम डमी स्कूल में चले जाएं, हम ये छोड़कर कोचिंग सेंटर, कुछ 2 लाइन में आप अगर बच्चों के लिए कुछ कहना चाहेंगे सर? आई ऑलवेज से आई बिलीव दैट वन शुड नॉट गो फॉर शॉर्टकट्स, राइट? दे शुड ऑलवेज ऑन द राइट साइड ऑफ द लॉ, and success will always come to you when you will put your efforts in a right direction, in a right manner, and in a channelized way. So there is no need for you to go for a not attending school. All the board is working to provide you a very wholesome, qualitative experience within the school, in a competitive environment where you are able to meet the academic challenges which are required for the competitive examination as well. बिल्कुल। So these are my final words for your children. Thank you sir, हमें इस एपिसोड का टाइटल मिल गया, वन शुड नॉट गो फॉर शॉर्टकट्स। Yes, thank you. Thank you Please. again sir, it was an honor having you. Thank you so much. Thank you, Avyak. Thank you, and it was all my pleasure. Please. Thank you. Thank you.